Students, today we will discuss the new chapter current electricity, and this is the video number 1 of current electricity. Okay, and जो आपका पहली टॉपिक होगी वो होगी इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला आप लोगों को है, बट अगर आपने लेक्चर को 1 by 1 सुना तभी आपको इंटरेस्ट आ पाएगा। ठीक है ना बेटा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हालांकि आप लोग जानते भी हो थोड़ा बहुत, बट मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट। अगर आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर है और उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो ये उसके अंदर चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होगा तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है बेटा जी। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम बना के आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान देखना आप लोग कि यहाँ पर आपने बैटरी आपने जोड़ दी है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बैटरी का है, वो वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही आप बैटरी को, जैसे की को आप कनेक्ट करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर की, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना। और अट्रैक्ट होकर के फिर नेगेटिव से निकल कर फिर दूसरे एंड पे पहुँच जाएंगे और कंटिन्यूअस करंट आपको दिखाई पड़ेगी क्लोज लूप में। ठीक है बेटा। तो ये कंटिन्यूस। अब इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ फ्लो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो करंट क्या करेगी, लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ही करंट फ्लो करती है। करंट की डायरेक्शन हमने पॉइंट आउट किया है। तो बेटा करंट की डायरेक्शन को आप देख रहे हो। ठीक है ना। तो करंट हमेशा क्या है, अपोजिट में मैंने दिखाया यहाँ पर है, ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। कंडक्टर में वास्तव में जो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का ही पूरा का पूरा फिनोमेना होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और उसी पॉजिटिव चार्ज को हम एज ए करंट ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो अब देखो, अगर थोड़ा सा अगर आपको एनिमेशन देखना है तब भी देख सकते हो करंट का फ्लो कैसे होता है। तो ये देखिए, देखो ये बैटरी ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन बैटरी से होते हुए क्या है, फिर चला गया कंडक्टर में। ये कंटिन्यूअस जो है चार्ज का फ्लो आपको दिखता रहेगा। ठीक है बेटा जी ना। और इसके बाद जो है इसमें आई करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस, ये जो हो रहा है काम, ये कंटिन्यूअस होगा और करंट ऐसे फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से। ये करंट की डायरेक्शन आपकी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होने लगता है जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं। तो अब बेटा क्या है कि अगर हम देखें तो मान लिया हमने क्या है, एक क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया। मान लो इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, देखो नेगेटिव चल रहा है कहाँ पर, लेफ्ट में, तो उसी के रिस्पेक्ट हम मान लेंगे पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, राइट में। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट का कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चल रहा है, बोलो, राइट साइड में। डेल्टा क्यू चार्ज है, फ्लो कर गया राइट साइड में। अब कितना टाइम लिया उसने, डेल्टा टी टाइम लिया। इस क्रॉस सेक्शन को डेल्टा टी टाइम में कितने चार्ज ने कितना चार्ज फ्लो कर गया डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर गया। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। आप लेफ्ट में भी ले सकते हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लोगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, बार बार आपको माइनस पॉइंट आउट करना पड़ेगा चार्ज के साथ, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर अब इसके हिसाब से क्या है, अगर देखें तो जो करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी, उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है ये होती है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन डेल्टा क्यू अपॉन टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी। ठीक है ना। इसको बोलते हैं एवरेज करंट। ये क्या है बोलो, ये आपकी एवरेज करंट है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना। ये एवरेज करंट है डेल्टा टी टाइम, ऐसे। ठीक है ना। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक इंस्टेंटेनियस टाइम में हमको करंट चाहिए, तो टाइम को आपको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी। तो अगर आप बात करते हो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हो, ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, जो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आप डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दोगे। तो क्या कहोगे यहाँ पर बेटा जी, कहोगे सर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर लोगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो,
इसको आप जीरो कर दोगे। जैसे इसको जीरो करोगे वैसे आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने आपको बताया भी है, 11th पढ़े होगे आपको, कि लिमिट लेकर जब हम डेल्टा टी को हमने क्या किया, छोटा किया, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया, डी में, मतलब एवरेज कन्वर्ट हो गया इंस्टेंटेनियस में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा है, इंस्टेंटेनियस। ये करंट का फॉर्मूला है कि सीधे हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर चार्ज आपका टाइम का फंक्शन है तो ये आपने देखा। अच्छा, अब आप कहोगे सर कि इसकी यूनिट क्या होती है, जो इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना, आप कहोगे सर कूलम पर सेकेंड होगी, कूलम पर सेकेंड होगी, और इसको बोलेंगे एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एम्पियर होती है। एम्पियर इसको ए से डिनोट करते हैं या ए एम पी लिखते हैं, दोनों में से आप किसी नोटेशन को यूज कर सकते हो। मैक्सिमम हम लोग ए लेके चलते हैं, इसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब इसके बाद जो आपकी करंट है, स्केलर है कि वेक्टर है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो, मैंने एक एग्जांपल लेंगे, बताना आपको है। मान लो कि यहाँ पर कोई जंक्शन है, ठीक है बेटा जी। यहाँ से मान लो एक वायर यहाँ से निकला गया है, एक वायर यहाँ से गया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और एक वायर मान लो इधर से आया ऐसे, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि सर ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने कहा कि मान लो ये किसी न किसी सर्किट की का एक पार्ट है, यहाँ पर जंक्शन है, मान लो इधर से 5 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है ना, और इधर से मान लो आपका, इधर से मान लो आपका जो है 3 एम्पियर करंट पास हो गई, इधर से आपको मान लो कितना पास हो जाएगी, 2 एम्पियर करंट पास हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, क्योंकि 5 एम्पियर गई जंक्शन पर, तो यहाँ से 2 फ्लो में निकल जाएगी। तो आपने कहा कि सर देखा जाए तो इधर से 5 गई और 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। या आप उसको एग्जांपल थोड़ा सा और इसको एग्जांपल और समझ में आपको आए तो एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो। कैसे, देखो कि आपने कहा कि मान लो एक करंट इधर से आ रही है और ये करंट आपकी इधर से आ रही है, ये आपका जंक्शन था, ठीक है ना, ये आपका जंक्शन था बेटा जी। अब मान लो एक वायर इधर से है, उधर निकला हुआ, 3 वायर्स आपके हैं। तो आपने कहा मान लो इसमें से कितना गया, इसमें से गया मान लो 3 एम्पियर करंट गई, इधर से कितनी करंट आई, 2 एम्पियर करंट आई, और इधर से कितनी निकल गई बेटा जी बताओ। तो 2 इधर से आ रही है, 3 इधर से आ रही है, इधर 5 एम्पियर करंट इधर से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आपने करंट को, जब 5 एम्पियर करंट यहाँ से गई तो आपने 2 और 3 को सीधे ऐड कर दिया, क्या आपने वेक्टर का रूल लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वो डायरेक्ट, जैसे आपका स्केलर ऐड होता है ना, 2 + 3 3 + 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है आपका जो स्केलर, उसी तरीके से करंट भी ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसको हम स्केलर लिख देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है मायने रखती है, क्या डायरेक्शन करंट की मीनिंगफुल है या नहीं है, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन होती ही नहीं है, करंट में तो आपको डायरेक्शन दिख रही है। तो डायरेक्शन अगर मीनिंगफुल होगी तब तो प्रॉब्लम होगी ना आपके लिए। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, मान लो यही सेम एग्जाम्पल कि आपने कहा ये कितना था, ये आपका 3 एम्पियर करंट था, ये कितना था बेटा जी। अब देखो बेटा जी, मान लो 3 एम्पियर था, यहाँ से मान लो आपने कहा कि इस तरीके से मैंने, और ये 1 2 तीसरा वायर ये था, मैंने कहा कि भाई यहाँ से 3 एम्पियर था, हमने इसको 2 एम्पियर को इधर कर दिया ऐसे, 2 एम्पियर करंट। और इधर कितनी करंट आएगी बेटा जी, क्योंकि यहाँ से 3 एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर इधर से निकल जा रही है, इधर आएगी 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब आपने देखा कि दोनों में केसेस आपको सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। चेंजेस क्या हो गए हैं, सिर्फ 2 एम्पियर की डायरेक्शन को हमने चेंज किया। जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, रिजल्ट आपका चेंज हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि करंट के केस में डायरेक्शन मायने रखती है, डायरेक्शन तो मीनिंगफुल हो गई ना, आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो रिजल्ट आपका बदल गया। बट ये करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है, और जो क्वांटिटी वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है, पहली बात वो वेक्टर है ही नहीं, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वो चाहे कुछ भी उसमें डायरेक्शन हो और उसमें मैग्नीट्यूड हो या ना हो, जो भी है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा,
डायरेक्शन हो या ना हो। अगर डायरेक्शन है और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है तो वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो अब ये एक ही बचता है कि ये स्केलर होगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो और डायरेक्शन भी मायने रखती है। तो अगर ऐसी बात आती है तो हम कहते हैं कि ये जो आपकी करंट है ना, ये वास्तव में टेंसर क्वांटिटी है। ये क्या है? ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक ही टाइम पे कई डायरेक्शन साथ में रखती हैं। ये थोड़ा सा अपर लेवल की चीज़ है। टेंसर क्वांटिटी को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बट आपको जानना है कि करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अगर आपको क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया और ऑप्शन दे दिया गया और उसमें टेंसर नहीं है तो आप स्केलर लिखोगे, और टेंसर है तो आप टेंसर को प्रीफर करोगे, ठीक है ना। तो इसको दोनों में लिख देते हैं, और स्केलर क्वांटिटी हम इसको दोनों में लेते हैं, टेंसर भी कहते हैं और स्केलर भी कहते हैं। टेंसर हम प्रीफर करेंगे अगर आपको ऑप्शन दिया गया है टेंसर है, स्केलर है, वेक्टर है, नन ऑफ दीज है, तो आप टेंसर प्रीफर करोगे, और टेंसर नहीं है तो आप स्केलर लेके चलोगे। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग लेने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टिविटी निकालोगे कंडक्टर की, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सबसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी इसका रोल आएगा। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए भी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए भी चाहिए, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए भी चाहिए। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए इसकी डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जी, मैं एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि हम जो है इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर के बारे में बात करना चाहते हैं। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, रैंडम तरीके से आगे पीछे दौड़ रहा है, तो उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को हम चेक करना चाहते हैं। ये बड़ा टफ होता है। तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल फिनोमेना भी है। इसको हम थियरी बना के जैसे बनाई गई है उस तरीके से आपको बताएंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। ट्राई करना आप। अब मैं कोशिश करूंगा कि पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको हो। अगर आपके पास मान लो यहाँ पर हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी मीनिंग आपको टाइम के साथ साथ समझ में आएगी क्या कहना चाहता है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, सिंपल हमने रख दिया है, क्रॉस सेक्शन इसका दिखा दिया आपको। बड़ा व्यू इसलिए है क्योंकि आपका वायर ही है, ये बड़ा व्यू इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻28 के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने 4 ही दिखाया है समझने के लिए। इसको क्या है, जैसे ही रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, इसको थर्मल एनर्जी बाहर से मिलती है। ये थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। ये एनर्जी इसको बाहर से मिलती है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और रैंडमली क्या करते हैं, वो पूरे कंडक्टर में दौड़ते रहते हैं, ठीक है ना। ये बात तो आप समझ गए। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ये हमारा मान लो एटम है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर एटम भी बहुत सारे हैं ना। हम एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे, उससे सारे इलेक्ट्रॉन को आपको समझा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से चला, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी यहाँ पे चला, ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, बीच में उसे कोई नहीं मिला। रास्ता हमने बड़ा बनाया, इतना बड़ा रास्ता होता नहीं बेटा, बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है वो, क्योंकि भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको समझाने के लिए तो रास्ता बड़ा बना दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पर इसको एक एटम मिला, और एटम से वो कोलाइड होकर के फिर वो अपने रास्ते को बदल देता है, ठीक है ना। ऐसा एज्यूम किया गया। वास्तव में इलेक्ट्रॉन को एटम एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो प्रोसेस वो अलग हो जाता है ये, ठीक है ना। वो क्वांटम फिनोमेना हो गया। लेकिन आप समझो कैसे कि इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकराया, फिर वापस आया, फिर कोई एटम मिला, वो उससे टकराएगा, फिर कहीं जाएगा। इस प्रकार से रैंडम जो है वो एटम से कोलाइड होता रहेगा, और उसके कंडक्टर के अंदर वो दौड़ता रहेगा, ठीक है बेटा जी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और किसी एक एटम से कोलाइड, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी क्या है, ये पॉइंट है, और जब वो कोलाइड किया तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स है इलेक्ट्रॉन कहीं क्या वो, तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बीच में कोई क्या है, यहाँ पर कोलिजन नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर बीच वाला टाइम बोलेगा रिलैक्सेशन टाइम। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। रैंडमली अगर चल रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक दिखाया हुआ है, मान लो इलेक्ट्रॉन ए से चला, यहाँ पे कोलाइड किया, रैंडम क्या डायरेक्शन में, फिर घूम के यहाँ आया, फिर घूम के यहाँ, फिर करते करते इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच गया। तो उसका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
जो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ कितना हुआ, जीरो, क्योंकि ए से चला था ए पे ही पहुंच गया। और ऐसा ही हो रहा है कंडक्टर के अंदर, वो रैंडमली क्या है जो उसका डिस्प्लेसमेंट है एवरेज घूम घूम के क्या है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो, अब रूम के अंदर आप बैठे हो, उसी में आप रोटेट कर रहे हो, उसी में आप दौड़ रहे हो, तो आपका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना। वैसे कंडक्टर के अंदर वो ट्रैप है इलेक्ट्रॉन और उसी में दौड़ रहा है वो, उसके पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो जो उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी जीरो है ना। बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, स्पीड तो जीरो नहीं होनी है ना, स्पीड तो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालती हो, और इलेक्ट्रॉन ये जो स्पीड आती है इलेक्ट्रॉन की वो थर्मल एनर्जी से आती है, क्योंकि एनर्जी बाहर से मिली, तो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड आई, और उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट दौड़ता है, कोलाइड करता है कि बहुत ही हाई स्पीड होती है। वो स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है स्पीड वो, तो स्पीड उसकी बहुत हाई है, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी जो उसको स्पीड मिली है। लेकिन उसका जो एवरेज वेलोसिटी है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, वो नहीं हो रहा है, कंडक्टर में ही दौड़ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या उसकी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है। ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है बेटा जी। अब क्या होगा, अब जैसे ही किसी कंडक्टर पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन उनको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट क्या है, इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल पड़ेगा, तो वहां पर आपको करंट का कॉन्सेप्ट आने लगेगा, ठीक है बेटा जी। उसको भी अगली स्लाइड में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अभी तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है, कोई भी पोटेंशियल उस पर लगाया नहीं गया, रैंडम आपके कंडक्टर आपके हाथ में थमा दिया मैंने। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा जी। तो बेटा देखो, आपने कहा कि जितनी भी हमारे पास जो हमने केस डील कराई है, इसमें कोई भी क्या है बैटरी आपने अप्लाई नहीं किया है, सब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो रैंडम है। तो अगर उनकी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो वो आपने कहा जीरो है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी लेते से u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, अप टू n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर जो है हम इनके एवरेज की बात करेंगे तो क्या आएगा वो हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो क्या होगा, जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो इसकी वेलोसिटी है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अपॉन क्या कर देंगे हम बेटा जी, n कर देंगे, ये इज इक्वल टू जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज जीरो। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया, इसको हमने पॉइंट आउट कर लिया, इसमें डरने की बात तो है नहीं किसी बच्चे को, मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। हाँ, अगर सिंपल u1 प्लस u2 प्लस u3 लिखा हो तो आप जीरो नहीं, क्योंकि आप u1 लिखोगे वेक्टर नहीं लिखोगे तो आप स्पीड की बात कर रहे हो, अब उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं है। वेक्टोरियली अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रैंडम तरीके से कंडक्टर में दौड़ रहा है, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं अगले स्टेप पे कि व्हाट हैपन इफ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, तब क्या होगा, बैटरी लगा देंगे, क्या फिनोमेना होगा उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखो यहां पर देखो बेटा जी, यहां पर क्या है कि ये आपके पास कंडक्टर था, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम डायरेक्शन थी ऐसे थी, देखो ये, इसको मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा हो सकता है आपको, ठीक है बेटा जी। ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम तरीके से मूव कर रहा था ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे ही आपने पॉजिटिव यहाँ लगाया, नेगेटिव यहाँ लगाया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हुई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होगी, ये ऐसे मैंने इसको बाहर दिखाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाएगी इस तरीके से डायरेक्शन में, ठीक है बेटा जी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो गई तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा था इस डायरेक्शन में, वो अब कहाँ जाएगा बेटा जी, उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखो, इस तरीके थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होते 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 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये ड्रिफ्ट हुआ, देखो ये ड्रिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, जो पहले यहाँ पहुँच रहा था अब वो ड्रिफ्ट होकर इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे बनेगी डायरेक्शन इसकी, ऐसे इस तरीके से जा रहा, थोड़ा थोड़ा बेंड होगा ऐसे ऐसे करके, अब बेंड होते होते यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ खींच रही है इसको पीछे की तरफ, देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का रियल
जो रैंडम डायरेक्शन ये थी, लेकिन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लेफ्ट साइड में लगने, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा कहाँ लगा, वो लेफ्ट में लगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो हर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होगा, देखो ये ड्रिफ्टिंग दिखाया है मैंने, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा वो, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अब भी आपको रैंडम, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। जब वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ तो उसमें क्या है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा नहीं, तो वहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो ड्रिफ्ट होता है, ठीक है ना, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है बेटा जी। तो अब बेटा इस पिक्चर में आप देख सकते हो, तो पहले कहाँ से चला बोलो, इलेक्ट्रॉन इस चला आपका, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, थोड़ा थोड़ा बेंड हुआ, यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ पर आया, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहाँ जाना था बोलो, ए पॉइंट पे जाना था, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो करनी थी। बट इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। तो इलेक्ट्रॉन अपने इस पॉइंट पे ना जाकर थोड़ा सा शिफ्ट होता है, इस तरीके से मूव करना था इसको ऐसे, लेकिन वो ऐसे मूव करके इस पॉइंट पे आ गया। इसमें थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई आगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिली यही आपको मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, ये आपको डिस्प्लेसमेंट आपको मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही वेलोसिटी क्या कहलाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वी डी इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए और बी, और टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा टाइम, जो टाइम क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम ले रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो टाइम आपने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया, पूरा का पूरा टाइम लेगा ना, मतलब ए से चला है घूम करके क्या है बी तक आने में। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा जी, और टाइम बहुत बड़ा है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज स्पीड से बहुत ही छोटी होती है। जो आपकी एवरेज क्या होती है, स्पीड होती है ना, उससे बहुत छोटी होती है। और ये अप्रॉक्सीमेटली जो कैलकुलेट की अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। और ये कितनी की होती है बेटा जी, ये 10⁻+4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। तो आप समझ सकते हो कि स्पीड जो बहुत ज़्यादा होती है ये आती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और ये जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, और वहाँ से भी इसको आप यहाँ से भी इसका कैलकुलेशन आप करके बता सकते हो, ठीक है ना। किस प्रकार से आपको डायग्राम मैंने दिखाया है, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई। अब देखो बेटा जी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको एटम के बारे में कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है और एटम से कोलाइड करता है, वो तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, तो क्या होगा, वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन का पाथ मान लो ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, ऐसे हो गया, दूसरे एटम से कोलाइड किया, ये हो गया ड्रिफ्ट। ये क्या बेटा जी, वो ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो पाथ थोड़ा सा बेंड हुआ ऐसे, ये अपनी इनिशियल क्या था, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पाथ उसका था, यहाँ पर एटम कोलाइड होता है, फिर कहीं जाता निकल कर वो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से थोड़ा सा वो टिल्ट होने लगा ऐसे ऐसे, और यहाँ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट, और फिर टक्कर हो गए, फिर आएगा ये, है ना। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद थोड़ा सा वो शिफ्ट होगा। तो आपने कहा कि भाई इस पर जो फोर्स लगा, इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है इसको लेफ्ट साइड खींचने के लिए, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स Q इंटू ई होगा, तो माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना बेटा जी, ये आप तो समझ ही रहे हो। तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, यस, क्योंकि फोर्स लगा होगा अगर इसको लेफ्ट में खींचने के लिए, तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अब जो फोर्स लगा, मैं डेरिवेशन की तरफ आ रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो फोर्स लगा वो माइनस ई इंटू ई लगा, और जो उस पर एक्सेलरेशन आएगा वो एवरेज होगा, वो A इक्वल टू होगा F/m। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। m क्या है, m जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से आप कहोगे सर A जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू क्या, E इंटू ई होता है, तो माइनस ई इंटू ई अपॉन m।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसके पास एक्सेलरेशन होगा और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि एवरेज है ना बेटा जी। तो आपने कहा कि मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, मान लो जब चल पड़ा, जब चला यहाँ से, तो इसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो u1 थी। ये तो माना ही आपने है, ये तो रैंडम थी ना आपका, u1 थी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक डायरेक्शन में कर दिया। यहाँ पर कोलाइड होने के पहले, कोलाइड एटम से कोलाइड होने के पहले इसकी स्पीड आपने क्या मान लिया, v1 मान लिया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो चला, और ये तो टाइम आपने लिया, इस टाइम को मान लिया आपने τ1। टाउ इज द टाइम, रिलैक्सेशन टाइम फॉर वन इलेक्ट्रॉन, आपने τ1 ले लिया। तो बताइए इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी? आपने कहोगे सर यस, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। तो उसमें कितना एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन है, और ये पॉइंट से B तक पॉइंट तक आपका जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप लगा सकते हो स्पीड इक्वेशन। क्या लगा सकते हो? स्पीड इक्वेशन। तो आप कह सकते हो यहाँ पर सर कि u1 वेलोसिटी, यहाँ v1 वेलोसिटी है, तो फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। ये तो पहले के लिए हो गया। ऐसा दूसरा भी होगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने क्या माना, दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या माना, देखो यहाँ रैंडम, कि दूसरा जो है वो किससे चल रहा है, u2 से चल रहा है, उस पर भी लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसके पास भी स्पीड आएगी v2, उसका भी अपना टाइम होगा कोई, है ना, ड्रिफ्ट होने का टाइम होगा τ1। तो v2 कितना होगा, फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा जी, v2 होगा इज इक्वल टू क्या होगा, u2 प्लस a, क्योंकि एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, और ये τ2, टाइम सबका अलग अलग होगा। ऐसे डॉट 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बोला रही nth इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए फॉर nth इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या होगा, vn इक्वल टू un, nth इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड क्या होगी, un होगी, प्लस एक्सेलरेशन तो वही होगा जो सबका है, इंटू τn होगा, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वेलोसिटी उसकी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एवरेज वेलोसिटी को ही बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना होगा, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, सम ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटी अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहोगे सर v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 क्या है, vn, है ना, अपॉन आपने यहाँ पर n कर दिया, ठीक है बेटा जी। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी आई विद डायरेक्शन, आप सारी वैल्यू पुट करोगे, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 क्या लिखोगे, un फॉर nth के लिए, प्लस फॉर nth a τ2 अपॉन क्या करोगे बेटा जी, एवरेज निकालते हो, ऑल द वेलोसिटी का सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन n कर दोगे, क्योंकि nth इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब u1 u2 u3 को एक तरफ करके, तो आपने कहा कि यहाँ पर अपना जो हमारे जो एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, हमने un u को हमने एक तरफ कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि सब प्लस में है, अपॉन n कर दिया बेटा जी, एंड प्लस क्या आया, a को हमने बाहर कर लिया, ये आ गया τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये τn, इसमें भी अपॉन n कर दिया, क्योंकि हम दो को अलग कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ही रिजल्ट आपका आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। अब बताइए ये जो रिजल्ट क्या है, ये तो एवरेज वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं था, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो vd कितना आया,
ये आपका जो वी आ गया वो आ गया ए, और ये जो आपका τ1 प्लस τ2 प्लस जितनी भी रिलैक्सेशन टाइम है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, सबका सम अपॉन एन कर दिया आपने, तो सम ऑफ ऑल टाइम्स अपॉन एन कर दिया आपने, तो एवरेज टाइम निकल के आएगा। तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है बेटा जी। और ये जो टाउ आपका है, टाउ जो आपका, इसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल गया है बेटा जी। यहां पर जो वीडी, तो वीडी आपने कहा वेक्टर में इज इक्वल टू ए टाउ। अब टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो वी डी इज इक्वल टू, अच्छा ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 10 मिनट में हम लोग बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टाइम लिया, क्योंकि इसमें अगर हम फास्ट कर देते शायद आपको नहीं समझ में आता। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि बात आपने इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव आया है। अगर फॉर पॉजिटिव चार्ज करोगे तो फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा जी। इसका मतलब ये होगा कि जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके अपोजिट हम क्या लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वास्तव में हम पॉजिटिव चार्ज की ही लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही इलेक्ट्रॉन की भी होगी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखो यहाँ पर माइनस आ गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है नेगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है लेफ्ट में तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे राइट में। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो राइट में चल ही रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी राइट में है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग सोचोगे बेटा जी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना बेटा जी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका, इसके बाद तो सब ईजी है, इसलिए इसमें टाइम लिया मैंने। अब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो रिजल्ट है वी डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट को निकालते वक्त एनसीईआरटी ने एक डिफ़ॉल्ट किया था या किया है इस समय, क्योंकि जब भी आप लोगों वहाँ देखोगे तो आपको रिजल्ट ये आपका यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपको यही रिजल्ट दे के चलना है। अब एस.सी. वर्मा की बुक देखोगे, रैथनिक हैलिडे देखोगे, जो स्टैंडर्ड बुक देखोगे, वहाँ पर रिजल्ट ये आता है वी डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन टाउ, सॉरी कैपिटल ई टाउ अपॉन 2m आता है। यहाँ पर सिंपल इन्होंने m ले लिया है। मैक्सिमम बुक में आपको ये मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलने वाला है। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो बार बार आप बड़ा कन्फ्यूज रहोगे, सर कैसे हो रहा है, ये क्या हो गया, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, उसको मैं अभी क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। जब आपने लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आपने क्या है, आपने कहा कि v1 प्लस v2 है ना, डॉट डॉट आपने vn लिख करके अपॉन n कर दिया था। यही आपका आया था ना, आपने v1 निकाला, v2 निकाला, है ना। यहाँ से आपने कहा कि हम लगा दिया, हमने स्पीड इक्वेशन लगा के हमने सारी वैल्यू निकाल के हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। वास्तव में जो रियल जो हैपनिंग है वो क्या है कि यहाँ से जब चला इलेक्ट्रॉन और इस पर जस्ट कोलाइड होने के पहले उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर दूसरे की निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, फिर तीसरे की निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी एक एक एवरेज वेलोसिटी निकाल के सम करके फिर ना एवरेज लेंगे। ये तो करेंगे। मतलब आपने कहा कि भाई इस टाइम पर अगर आप मान लो आपसे मैं पूछूं कि यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे सर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी v1 प्लस u1 अपॉन 2, ये होगी, ठीक है ना। v1 प्लस u1 अपॉन 2 इसको रख लोगे आप। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी v2 u2 अपॉन 2, फिर तीसरे क्या होगी v3 u3 अपॉन 3। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इलेक्ट्रॉन की रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको निकालोगे आप। तो इसको मान लो ये आपका आ गया वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इन लोगों ने क्या किया, एस.सी. वर्मा ने क्या किया है कि कहा है कि इन दोनों के बीच में आपको एवरेज निकालना पड़ेगा।
एवरेज निकाल करके फिर उसका एवरेज निकालो, मतलब आपने इसका निकाला VD1, है ना, फिर दूसरा आएगा क्या है, तो उन्होंने कहा ये फार्मूला ऐसे होगा कि जो आपका VD आएगा वो कैसे आएगा, वो VD1 पहले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी प्लस VD2 दूसरे की एवरेज वेलोसिटी प्लस डॉट 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 VDN ऐसे अपॉन फिर n करोगे ऐसे, ठीक है ना। आपको उलझना नहीं, इसमें सिर्फ समझना आपको है। तो अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने कहा है कि A से लेकर B तक जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो V1 ही है, तो इसीलिए इन्होंने क्या है V1 प्लस V2 प्लस VN अपॉन n लिख लिया है। मतलब यहां से चलेगा और यहां तक पहुंचेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एवरेज होगा उसको उन्होंने V1 ही मान लिया, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही छोटी है। और एस.सी. वर्मा ने कहा है कि पूरा का पूरा एवरेज निकालो आप, जब ऐसे निकाल करोगे तो नीचे देखो यहाँ पर 2 आएगा, तो लास्ट में आपका 2 आ जाएगा, नीचे में 2m आ जाएगा रिजल्ट में, तो ये रिजल्ट आपका एस.सी. वर्मा का आ जाएगा। बस उन्होंने बस यही किया हुआ है कि यहाँ पर एवरेज उन्होंने V1 प्लस U1 अपॉन 2 करके निकाला हुआ है। अब सबका निकाल के जब ऐड करोगे तो अपॉन 2 आ जाएगा, लेकिन आपको इसमें जाना नहीं, मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से। और जो एनसीईआरटी ने कहा है कि A से लेके B तक पूरा का पूरा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो V1 ही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक का एवरेज क्या मान लिया, V1 मान लिया। दूसरे वाले का क्या होगा, V2 होगा। तीसरे वाले क्या होगा, V3 होगा, अपॉन n कर दिया, तो उसमें अपॉन 2 नहीं आया है, ठीक है ना। वैसे इसी रिजल्ट को आप लोग लेके चलो, क्योंकि एनसीईआरटी प्रीफर करती है, और एनसीईआरटी कहती है कि ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हो A से B तक, उसका डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है A से B तक इतना छोटा है कि उसमें एवरेज निकालने की नीड नहीं है कि आप जो है U1 प्लस V1 अपॉन 2 करो, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, इसलिए उन्होंने अपॉन m करके कैलकुलेशन कर दिया है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है। अब बेटा इस फार्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, इस फार्मूले की मीनिंग क्या है, इस फार्मूले को। तो यहाँ पर जो बेटा देखो VD इक्वल टू आया है माइनस E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ आया है। अब यहाँ पर 2 ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, मैंने देखो यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ ये ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो लेफ्ट में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट चल रहा है, तो आप कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है, वो लेफ्ट में है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन लोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी लेफ्ट में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां चलेगा उधर ही आपकी आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बेटा जी। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, आपने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, तो अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया तो जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा उधर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज जिधर चलेगा उधर ही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, नो प्रॉब्लम। तो क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, यस है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो पॉजिटिव चार्ज की अपनी वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। नेगेटिव चार्ज की जो अपनी वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन लोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्ट साइन आया हुआ है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में समझे तो, ठीक है बेटा। अब बेटा जी एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट किससे कनेक्टेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कनेक्टेड है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, इसको ध्यान से सुनिए। आपके पास एक कंडक्टर है, बड़ा आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं देखना है। एक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल वाला बैटरी, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, बैटरी यहाँ अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, ये इसकी ड्रिफ्ट सबकी सेम होगी ना। पूरा ए एजम्पशन होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एजम्पशन हो गया, पहले जो हमने कैलकुलेशन किया है उसी वेलोसिटी से वो मूव करेंगे। सबके पास अपनी सबके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और सबकी वेलोसिटी सेम है, वो शिफ्ट हो गए। इसको इस तरीके से फ्लो करेंगे और करंट कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होगी। इस कंडक्टर की लेंथ हमने क्या ले लिया, L ले लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A ले लिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, आपसे मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर,
कहोगे सर ए इंटू एल होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ आपकी एल है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी, ठीक है ना। और एन हमने क्या मान लिया बेटा जी, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक छोटा सा क्या लिया आपने यहाँ पर लिया, एक यूनिट वॉल्यूम लिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा सा एक यूनिट वॉल्यूम लिया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल एन है। तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम ए इंटू एल, जो आपका ए इंटू एल वॉल्यूम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए एल, माही एन इंटू ए इंटू एल होगा बेटा जी, ठीक है ना। इसके बाद जो है कि आप कहोगे कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इन दिस वॉल्यूम, तो आप कहोगे सर टोटल चार्ज जो हमारा होगा, टोटल चार्ज जो हमारा होगा कितना होगा बेटा जी, वो हो जाएगा आपका Q इक्वल टू माइनस ई एन ए एल, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज आपका माइनस ई है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। तो मान लो कि टाइम कितना है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, वो स्मॉल टी है, ठीक है ना। स्मॉल टी को आपने क्या लिया, टाइम जिसमें वो कंडक्टर को क्रॉस कर रहा है, तो आप कहोगे टी कितना हो जाएगा बेटा जी, टी हो जाएगा आपका जो टी की वैल्यू आएगी, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका एल अपॉन वी डी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो आप यहाँ रख दोगे सर कि इसलिए क्या आप कहोगे सर कि तो आप कहोगे ये तो आपने लिख लिया टी इक्वल टू, अब करंट क्या होगा, उतने टाइम में करंट क्या होगा, आपको पता है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज कितना बेटा जी है, टोटल चार्ज आपका एन ए एल इंटू ई विथ माइनस साइन अपॉन व्हाट, टाइम, टाइम क्या है एल अपॉन वी डी है, एल से कट गया आपका, वी डी चला गया ऊपर, ऊपर कितना आ गया माइनस एन ए एल, ठीक है ना। एल तो कट गया बेटा, एल आपका एल की वैल्यू कट गई है, तो यहाँ पर आपका आ गया आई इक्वल टू माइनस एन ए ई वी डी, ये करंट की वैल्यू आ गई। और इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव साइन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, अगर लेफ्ट में चलेगा तो करंट कहाँ फ्लो होगी, राइट में फ्लो होगी, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। और यहाँ से आप आई प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, वी डी, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो करंट भी क्या आपकी ज़्यादा होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था बेटा जी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।